नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की उस नींव की जिस पर हम सब खड़े हैं। जी हाँ, हमारे संविधान से मिले मौलिक अधिकारों की। इसे समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है। कहा जाता है, जिस प्रकार एक विशाल भवन की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, उसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इन मौलिक अधिकारों पर टिकी है। तो ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हमारे देश की बुनियाद हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए वो बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो हर नागरिक को मिले हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इनका मकसद ये पक्का करना है कि देश में किसी व्यक्ति की मनमानी ना चले, बल्कि कानून का राज हो। ये एक तरह से नागरिकों के लिए सरकार की शक्तियों के खिलाफ एक ढाल का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी अधिकार से शुरू करते हैं, समता का अधिकार। यानी कानून की नजर में सब एक हैं। अब ये जो आर्टिकल 14 है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें दो अलग अलग आइडियाज को एक साथ मिलाया गया है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने यूके से लिया है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो यूएस की देन है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। तो इन दोनों को मिलाकर भेदभाव के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत कवच तैयार होता है। और ये जो समानता का अधिकार है, ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ये असल जिंदगी में भी लागू होता है। देखिए, आर्टिकल 15 से 18 तक ये साफ साफ कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलेंगे, हाँ, आरक्षण के प्रावधानों के साथ। इसने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म कर दिया है और अब ये एक दंडनीय अपराध है। और तो और मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। अच्छा, समानता के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। यही तो नागरिक शक्ति का असली आधार है। तो आर्टिकल 19 में हमें मिलती हैं 6 तरह की आज़ादियाँ। कौन कौन सी? बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी। हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और कोई भी पेशा या कारोबार कर सकते हैं। और जानते हैं, समय के साथ अदालतों ने इसकी व्याख्या को और बढ़ाया है। अब इसमें इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी आज़ादियाँ बिना किसी रोक टोक के हैं, मतलब जो मन में आए वो कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। राज्य यानी सरकार देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और नैतिकता के हित में इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकारों में जो सबसे बड़ा और सबसे अहम है, वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही व्यापक तरीके से की है। इसमें सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना, राइट टू प्रिवेसी, विदेश जाने का अधिकार और यहाँ तक कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी शामिल है। ये बहुत ही पावरफुल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन अधिकारों पर नजर डालते हैं जो हमें अलग अलग तरह के शोषण से बचाते हैं। देखिए, हमारा संविधान अन्याय के खिलाफ कई ढाल देता है, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर किसी को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। और साथ ही कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सोचिए, अगर सरकार या कोई सरकारी संस्था ही इन अधिकारों को छीनने लगे, तब क्या होगा? और यहीं पर आता है इन सभी अधिकारों का रक्षक, वो आर्टिकल जो इन सारे अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है, अनुच्छेद 32। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे कमाल की बात क्या है पता है? आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जाना भी उसका एक मौलिक अधिकार है। मतलब न्याय पाने का अधिकार भी एक बुनियादी हक है।
तो सुप्रीम कोर्ट ये करता कैसे है? इसके लिए उसके पास 5 तरह के रिट या आदेश जारी करने की शक्ति है। ये न्याय के उपकरण हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करना ही होगा। इसी तरह मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और क्यो वारंटो हैं। ये रिट्स इन अधिकारों को असली दांत देते हैं, असली ताकत देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और समझनी जरूरी है। ये अधिकार असीमित नहीं है, इनको भी सीमित किया जा सकता है, खासकर नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात में। तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता है? देखिए, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 20 और 21 यानी अपराध के लिए सजा से संरक्षण और जीवन का अधिकार, ये 2 अधिकार किसी भी हालत में, यहाँ तक कि सबसे बड़ी इमरजेंसी में भी, कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो फिर इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? इस शक्तिशाली संवैधानिक कवच का असली मतलब क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ एक किताब में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं। ये एक जिंदा, सांस लेती हुई ढाल हैं। ये वो औजार हैं जो हमारे लोकतंत्र को बचाते हैं और हर एक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। और आखिर में एक सवाल, समाज बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं। तो अगर आज 21वीं सदी में संविधान में एक नया मौलिक अधिकार जोड़ने का मौका मिले तो वो क्या होना चाहिए? सोचिए।